नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लास्ट डेयरी के टॉपिक में अपने डिस्कस किया था, डेयरी से संबंधित टेस्ट थे, ठीक है, उसके मतलब किस प्रकार स्टोरेज किया जा सकता है। तो आज वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका था अपने लास्ट क्लास में। आज न्यू टॉपिक के साथ में अपने शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक आपके टॉपिक रहेगा डेयरी के अंदर क्रीम। इसके क्या गुण होते हैं, किस प्रकार बनती है, इसमें क्या क्या विशेषता रहेगी, इसके बारे में अपने सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करूं तो क्रीम क्या है? दूध से अलग किया हुआ वह पदार्थ, दूध से अलग किया हुआ वह पदार्थ जिसमें वसा की मात्रा कम से कम 18% हो। दोस्तों ये डेफिनेशन क्यों लिखी? क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि दूध से निर्मित वह पदार्थ जिसमें वसा इतनी होती है, तो उस प्रोडक्ट को आप क्या कहोगे? मक्खन कहोगे, घी कहोगे, या फिर क्रीम कहोगे, या कुछ और? तो आपको बस इतना ही याद रखना है इसके अंदर कि क्रीम है वो दूध से अलग किया हुआ वह पदार्थ है जिसके अंदर कम से कम वसा कितनी है? 18, ज्यादा से ज्यादा 80 तक हो सकती है। क्यों? क्योंकि 80 के बाद में जो वसा काउंट की जाती है वो मक्खन के अंदर काउंट की जाती है, और 80 से 99 तक तो मक्खन में काउंट करेंगे, और 99 से ऊपर उसको क्या बोल देते हैं? घी बोल देते हैं। इन तीन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रीम के प्रकार। कितने प्रकार की क्रीम होती है, क्या उनकी विशेषताएं होती है? पहली क्रीम की बात करूं तो मैं पतली क्रीम, जिसे कहते हैं कॉफी क्रीम, जिसे कहते हैं टेबल क्रीम। दूसरी की बात करूं तो मध्यम क्रीम, जिसे व्हिपिंग क्रीम भी कहते हैं, व्हिपिंग क्रीम। तीसरी की बात करूं मैं तो गाढ़ी क्रीम। चौथी की बात करूं मैं प्लास्टिक क्रीम। ये 4 प्रकार की क्रीम रहती है। अब इसके अंदर बात करेंगे कौन सी क्रीम में कितनी परसेंट वसा होती है। और क्वेश्चन दोस्तों इसी में से पुट आउट किया जाता है। क्रीम में से अगर क्वेश्चन पुट आउट करेगा तो यहां से करेगा, या फिर 2 या 3 क्वेश्चन क्रीम सेपरेटर के हैं वहां से करेगा। इसके अलावा क्रीम से कोई क्वेश्चन आपसे पुट आउट नहीं करेगा। देखते हैं चलो दोस्तों कि किसमें कितनी परसेंट क्या वसा वगैरह रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पतली क्रीम की। तो कम से कम कितनी बताइए मैंने? 18। तो इसमें रहेगी 18 से 25%। दूसरी कौन सी है? मध्यम क्रीम, जिसे व्हिपिंग क्रीम भी कहते हैं। इसमें 25 से कितनी? 45%। तीसरी कौन सी बताइए? गाढ़ी क्रीम, जिसमें कितनी रहती है? 45 से 65%। और चौथी क्रीम जो है आपकी प्लास्टिक, उसमें कितनी रहेगी? तो 65 से अधिक है, वो किसमें काउंट की जाएगी? आपके प्लास्टिक क्रीम के अंदर काउंट की जाएगी। तो 65 से अधिक। बस ये दोस्तों 4 प्रकार क्रीम के हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इससे बार कोई क्वेश्चन क्रीम का तो अभी तक जो करवाया इसमें नहीं है। तो इसमें से कई बार आपको 3 प्रकार मिलेंगे बुक्स में से, लेकिन एक्चुअली में जो क्रीम होती है वो 4 प्रकार की ही होती है। क्यों? क्योंकि वो बुक्स वाले इन दोनों को एक में ही काउंट करते हैं, लेकिन एक में काउंट कभी नहीं होती। इसीलिए आप इस पूरे फॉर्मूले को याद रखिए, इसमें कोई भी डाउट वाली चीज नहीं है। अब क्रीम अलग कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी विधि है, उनके बारे में अपने डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप अपने नोट्स बना सको बाद में। उसके बाद में बात करते हैं क्रीम निकालने की विधियां। क्रीम निकालने की विधियां मुख्य एक ही विधि है जो काम में ली जाती है। इसी प्रकार जैसे एक तो कढ़ाई विधि होती है, जिसमें उथली कढ़ाई, गहरी कढ़ाई विधि होती है। उसके बाद में जर्सी क्रीम विधि होती है। एक होती है अपकेंद्रीय विधि, जो आपके कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा बता देता हूं मैं। एक तो आपको कढ़ाई विधि
कढ़ाई विधि भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? दो प्रकार की। एक तो रहती है उथली कढ़ाई, उथली कढ़ाई। दूसरी रहती है गहरी कढ़ाई, गहरी कढ़ाई। कुछ नहीं जी, कढ़ाई आप समझते हो, सभी ग्रामीण परिवार से हो या देखिए सभी ने, कॉमन सी बात है। उसमें क्या दूध डाला और बार बार उसको गर्म करते रहते हैं। जितना गर्म करेंगे, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो वसा की गोलिकाएं होती हैं उनका आकार कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है। और जो बड़ी गोलिकाएं होती है वो तैर के क्या करेगी? ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो जो बड़ी गोलिका तैर के ऊपर आएगी, ठीक है, तो उसको क्या अलग कर लेते हैं और बर्तन में डाल देते हैं। उसी प्रकार उसको क्या क्रीम अलग करते रहते हैं। बाहर होटलों वगैरह पे देखना आप, ये विधि मुख्यतः काम में ली जाती है। अब जो अपने काम की विधि है जो पूछी जाती है वो अपने पढ़ेंगे, वो है अपकेंद्रीय विधि। अपकेंद्रीय विधि। इस विधि में एक मशीन काम में लेते हैं। उस मशीन का नाम क्या है? मशीन का नाम है जी क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर में दूसरी बात आप ये भी याद रखना कि इसमें राउंड कितने लगते हैं? तो 45 से 60 राउंड पर मिनट लगते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था कि गर्बर मशीन में जो अपने वसा ज्ञात करने में काम में लेते थे, इसमें राउंड मैंने बताए थे आपको 1100 राउंड बताए थे, आरपीएम राउंड पर मिनट। इसी प्रकार इसमें भी कितने हैं? 45 से 60 राउंड। और जो ये क्रीम सेपरेटर ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सिद्धांत का पूछे तो यह अपकेंद्रीय सिद्धांत पर करता है। अपकेंद्रीय सिद्धांत। तो जो क्रीम सेपरेटर है वो अपकेंद्रीय सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इसमें क्या प्रोसेसिंग होती है वो अपने समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखो इसका नाम क्या रहेगा? ये है जी आपका क्रीम सेपरेटर। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें थी जो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं कि यहां पे मान लो आपने क्या डाला? दूध डाला। ठीक है, दूध डालने के बाद में यहां पे एक नट रहता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं बाउल। बाउल कहते हैं, ठीक है। और यहां पे इसी के पास में एक रहता है स्क्रू। अब इन दोनों का नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस इस मशीन के अंदर सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, जैसे बाउल के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बाउल को क्रीम सेपरेटर का हृदय कहते हैं। क्रीम सेपरेटर का हृदय। अब हृदय क्यों कहते हैं? इसका क्या कारण है? क्यों? क्योंकि इसका कार्य क्या है? दूध से क्रीम को अलग करना, यानी दूध को क्रीम से जो अलग करेगा ना, इसीलिए इसको क्या कह दिया? क्रीम सेपरेटर का हृदय कह दिया। अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की। तो जो है क्रीम स्क्रू, ये क्या कार्य करता है? क्रीम स्क्रू है, इसका मशीन में कार्य है क्रीम को पतला या गाढ़ा करना। क्रीम को पतला या जो गाढ़ा करने का कार्य करेगा ना, वो क्या करेगा? क्रीम स्क्रू करता है। ठीक है ना, इसीलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे। देखो दोस्तों, डायग्राम में देखो आप कि जैसे ही दूध डाला, फिर इसको क्या है? घुमाएंगे तो राउंड कितने लगने चाहिए? 45 से 60 आरपीएम राउंड पर मिनट लगने चाहिए। अब ये जो अलग हुआ पदार्थ वो कौन सा है? क्रीम है। और ये जो पदार्थ अलग हुआ ये कौन सा है? दूध है। ये दूध भी कौन सा है? ये दूध है जी आपका सपरेटा दूध। सपरेटा दूध है। तो इसमें वसा कितनी थी? वसा मैंने बताई थी 0.5%, यानी 0.12 मोस्टली रहती है, 5 तो लास्ट रेंज है इसकी। ठीक है ना, उसके बाद में मैंने SNF भी बताया था। SNF क्या होता है इसके अंदर? वो होता है 8.7। इसके बाद में बात करें तो जो सपरेटा दूध है उस पर टैग की बात करें तो हल्का नीला रहता है, हल्का नीला।
उसके बाद में बात करें जो इसका अपेक्षित घनत्व, मैं बता चुका हूं पहले क्लास में भी आपको, अपेक्षित घनत्व कितना था 1.037, ये रहता है जिसका अपेक्षित घनत्व। तो इसी प्रकार क्या है, क्रीम को अलग किया जाता है और अपने प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब वापस बात करते हैं, एक क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, आप थोड़ा देखना उसको, कि क्वेश्चन मेरा क्या है, दूध से क्रीम निकालने के बाद होगा स्विच, बाद दूध का अपेक्षित घनत्व होगा। तो ये क्वेश्चन है कि मान लो दूध से आपने क्रीम को अलग कर लिया, तो अब जो दूध है उसका अपेक्षित घनत्व में क्या परिवर्तन होगा, समान रहेगा, कम होगा, अधिक होगा या उपरोक्त सभी। हमेशा याद रखना इसका आंसर रहेगा कि हमेशा ही बढ़ेगा, दूध का अपेक्षित घनत्व बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर आपने क्रीम को अलग कर लिया है तो उस दूध का क्या है, अपेक्षित घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो क्रीम से रिलेटेड दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। फिर भी एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेना कि जो बाजार में जो क्रीम मिलती है उसमें वसा, तो बाजार में जो क्रीम मिलती है ना उसमें वसा कितनी होती है, तो मोस्टली जो मार्केट में क्रीम मिलती है उसमें वसा 45 से 50% वाली जो क्रीम है वो आपको मिलती है। जितने भी हलवाई वगैरह है ना वो इसी क्रीम का यूज करते हैं जिसमें 45 से 50% तक क्या हो, वसा हो। तो दोस्तों ये टॉपिक अपना कंप्लीट है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, न्यू टॉपिक आपका रहेगा बटर। बटर को आप क्या कहते हो, मक्खन कहते होंगे, मक्खन को भी क्या कहते हो राजस्थानी भाषा में, लूनिया। इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट अपना रहेगा कि बटर के अंदर या मक्खन में कितने % वसा होती है। मैं कुछ टॉपिक लिख रहा हूं वो देख लेना आप। दूसरी बात करें वसा के बाद में पानी की मात्रा। तीसरी बात करें इसमें वसा विहीन पदार्थ की मात्रा। उसके बाद में बात करें छाछ या दही की मात्रा। उसके बाद में बात करें लैक्टिक अम्ल की मात्रा। उसके बाद में बात करें तो मक्खन में अम्लता, ठीक है। इनके बारे में डिस्कस करेंगे डायरेक्ट आपसे। पहली बात है ये कि आपके कोर्स में ये नहीं है मक्खन, लेकिन फिर भी क्या है अभी कोर्स कर रहे हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो अपने को ये ऐड करनी चाहिए ताकि लाइफ टाइम ये चीजें क्या काम आती रहती है। और इसका क्वेश्चन मुख्यतः BHU के अंदर पूछे जाते हैं। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU है, उसके अंदर इसके क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि उसमें डेयरी का पार्ट क्या रहता है, ज्यादा रहता है, ठीक है। तो वसा की बात करें तो बटर के अंदर कम से कम 80% क्या रहती है, वसा होती है, यानी 80% से ऊपर ही वसा पाई जाएगी। पानी की बात करें तो 16% से कम, 16% से कम क्या होता है, इसमें पानी पाया जाता है। उसके बाद में वसा विहीन की पदार्थ की बात करें तो 20% से क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। उसके बाद में बात करें छाछ या दही की मात्रा कितनी होती है, तो 1% तक हो सकती है। उसके बाद में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बात करें 0.6% तक होती है। उसके बाद में बात करें मक्खन में अम्लता, यानी कि मक्खन में कितनी एसिडिटी होती है, तो वो होती है 0.3%, ठीक है। तो मक्खन से रिलेटेड यही क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड कोई आगे और कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसी टॉपिक को आगे चलते हुए, घी की बात करें, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, तो
दूध से निर्मित वह पदार्थ जिसमें कम से कम वसा कितनी होनी चाहिए, 99% होनी चाहिए, और तापक्रम कितना होना चाहिए, तापक्रम होना चाहिए 110 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो घी प्राप्त करते हैं तो सामान्य अवस्था में या तरल अवस्था में कितने डिग्री तापक्रम पर आ जाता है, तो वो आता है जी 20 डिग्री तापक्रम पर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं घी के अंदर वसा की वसा कितनी मिलेगी, ये कितनी होती है। दूसरी बात करूंगा मैं उचित तापक्रम। तीसरी बात करेंगे सामान्य तरल अवस्था में आना। तो सबसे पहले वसा की बात करते हैं। तो घी के अंदर कम से कम 99% क्या होती है, वसा पाई जाती है जी, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें तापक्रम, तो घी प्राप्त करने के लिए 110 से लेके 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम अपने को चाहिएगा। अब मैंने कहा कि सामान्य तरल अवस्था में, मतलब कि आप घी को नॉर्मली आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो तो तरल अवस्था में किस तापक्रम पे आएगा, तो वो आ जाएगा 20 डिग्री तापक्रम पर, टेम्परेचर, ठीक है ना, वो तरल अवस्था में आ जाता है। इसके बाद में बात करते हैं घी के अंदर पानी की मात्रा। तो घी के अंदर पानी की मात्रा 0.2 से 0.5% होती है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें घी के अंदर सुगंध का कारण। घी के अंदर सुगंध का कारण होता है जी डाई एसिटाइल के कारण क्या होता है, घी के अंदर सुगंध आती है। इसकी मात्रा भी बता देता हूं, इतना डीप आपसे नहीं पूछेगा। 0.5 से 1.5 ppm होती है। 0.5 से 1.5 ppm, पार्ट पर मिलियन, ये इसकी मात्रा इसमें रहती है। अब कुछ ऐसे गुण होते हैं घी के जो अपने पढ़ेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे वही पुट आउट करेगा। जैसे कि मान लो घी है, तो घी के अंदर 3 प्रकार के ग्लिसरॉइड होते हैं, ठीक है ना। उससे पहले चलो ये देखो कि घी को अपने स्टोरेज किस तापक्रम पर कर सकते हैं, ठीक है ना, संरक्षित करना, तो संरक्षित घी को 0 से -0.5 डिग्री तापक्रम पर क्या आप स्टोरेज कुछ समय के लिए कर सकते हो। और करना किस में, हमेशा याद रखना, टिन के डिब्बे में कर सकते हो आप, एल्यूमिनियम के डिब्बे में कर सकते हो, लोहे के डिब्बे में कभी भी घी को संरक्षित नहीं करना। और हमेशा ही घी को ये ध्यान रखना कि कभी भी खुली अवस्था में नहीं छोड़ना है। क्यों, क्योंकि घी है वो वायु के साथ में ऑक्सीडेशन की क्रिया कर सकता है और वो घी आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और ना घी को आप ज्यादा गर्म कर सकते, क्योंकि गर्म करोगे तो उसमें क्या जलने की एक दुर्गंध पैदा हो जाती है, ठीक है ना। इसीलिए फिक्स टाइम तापक्रम इसके अंदर रहता है। अब बात करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की जो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे घी की दृष्टि से। घी होता है वो ट्राइग्लिसराइड होता है, ठीक है ना, 3 प्रकार की ग्लिसरॉइड से मिलके बनता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, ट्राइग्लिसरॉइड। जैसे मैंने कहा था कि लैक्टोज है वो एक डाइसैकेराइड शर्करा है, 2 शर्करा से मिलके बना था, लेकिन ये क्या है, ट्राइग्लिसरॉइड है, 3 प्रकार की जो ग्लिसरॉइड है उनसे मिलके बनता है। तो इसमें एक तो ट्राइग्लिसरॉइड, दूसरा डाइग्लिसरॉइड, तीसरा मोनोग्लिसरॉइड, ये कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करेंगे अपने घी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद में बात करेंगे फास्फोलिपिड की मात्रा, फास्फोलिपिड। उसके बाद में बात करेंगे घी में ऊर्जा, कितनी ऊर्जा मिलती है। उसके बाद में बात करेंगे अपने कि जो घी है उसमें जो वसीय अम्ल कितने होते हैं, वसीय अम्ल, इन सभी के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। एक बार देख लीजिए किस किस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो ट्राइग्लिसरॉइड कितना होता है, डाइग्लिसरॉइड कितना होता है, उसके बाद में मोनोग्लिसरॉइड कितना होता है, उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल होता है वो कितना होता है, उसके बाद में फास्फोलिपिड होता है वो कितना होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद में जो वसीय अम्ल है वो कितने पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में अपने क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राइग्लिसरॉइड। मैंने कहा है कि 3 प्रकार के शर्करा से मिलके बना है। ट्राइग्लिसरॉइड घी के अंदर पाया जाता है 98%, ठीक है। डाइग्लिसरॉइड पाया जाता है घी के अंदर 2%, ठीक है। उसके बाद में मोनोग्लिसरॉइड ये होता है 0.1 से 0.2% तक, यानी या तो ये थोड़ा बहुत कम रहेगा या फिर ये रहेगा, तब इसका नंबर
आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल होता है 0.25 से 40%, ठीक है ना। फास्फोलिपिड की बात करें तो फास्फोलिपिड है वो क्या है, लगभग 80 ग्राम, यानी इसके लगभग है वो क्या पाया जाता है, फास्फोलिपिड पाया जाता है, ठीक है। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा मिलती है 100 ग्राम घी से कितनी ऊर्जा मिलती है, 880 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वसीय अम्ल की बात करें तो इसमें 500 से अधिक वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं, 500 से अधिक वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट घी बनाने की वीडियो की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपने देख लिया होगा इतना, ये क्या है इसके अंदर कंपोजिशन पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कुल घी बनाया जाता है उसका कितना उपयोग कहाँ पे किया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा बेसिक देखो आप कि जो घरेलू स्तर पर सामान्य खाने में, सामान्य खाने में मतलब कि बाहरी तौर से, ठीक है ना, जैसे चपातियों के ऊपर घी लगा के खाना बाहरी तौर से, ठीक है ना, तो लगभग 60 से 70% यूज किया जाता है। उसके बाद में 15 से 20% जो घी यूज किया जाता है वो क्या है, भोज्य पदार्थ बनाने में। भोज्य पदार्थ मतलब कोई भी व्यंजन आप घर पे बनाते हो जिसमें घी का जो आप तड़का बोलते हो लगाते हो, जैसे सब्जी होगी या कुछ अन्य पदार्थ होगी, ठीक है ना, तो उसमें 15 से 20% और 5 से 7% है ना जो यूज किया जाता है वो किसमें किया जाता है, धार्मिक कार्य सभी समझते हो, चाहे आप पूजा पाठ जोत करो, हवन करो, ठीक है ना, ब्याह शादी जीवन मरण जो भी है, ठीक है ना, तो सभी में इसका क्या घी का ना उपयोग किया जाता है। ऊर्जा मैंने बताई दी होगी, 100 ग्राम घी से कितनी मिलती है, 880 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा मिलती है। अब बात करते हैं फास्फोलिपिड की। फास्फोलिपिड क्या है, फास्फोलिपिड के बारे में बताता हूं कि फास्फोलिपिड एक ऐसा अवयव पाया जाता है घी के अंदर जो क्या है, मस्तिष्क को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करना, यानी कि जब घी खाते हैं अपने, ठीक है ना, तो अपने जो माइंड है उसको ऊर्जा कौन सा अवयव या कंपोनेंट देता है घी का, तो वो देता है जो आपका फास्फोलिपिड है, वह ऊर्जा उसको देता है। इसके बाद में बात करते हैं कि अगर घी खाएंगे तो अपने जो आंतें हैं उसके अंदर कौन सा विटामिन का निर्माण होगा। तो याद रखना, घी खाते हैं उसके बाद में जो अपने आंतों में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का क्या होता है, सबसे ज्यादा निर्माण होता है जी घी के माध्यम से, ठीक है ना। तो दोस्तों बेसिक क्वेश्चन थे, आप एक बार इसको थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट अपने। चलो दोस्तों अब बात करते हैं अपने घी बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, किस प्रकार उनका उपयोग किया जाता है और कौन सी फायदेमंद है कौन सी नहीं। सबसे पहले मैं बात करता हूं घी बनाने की जो विधियां हैं उनमें कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करता हूं देसी विधि। देसी विधि की मैं बात करूं तो कुल घी का 90% जो घी बनता है वो किस विधि से बनता है, देसी विधि से बनता है। यानी कुल घी का 90% जो घी बनाया जाता है वो देसी विधि आप जानते ही हो। दूध को गर्म किया, फिर उसके अंदर क्या है, जामन मिलाया, जामन मिलाने के बाद में उसको संरक्षित रख दिया, उसके बाद में उसको दही को मथने के बाद में डायरेक्ट है जो मक्खन से घी बना लेते हैं, वो देसी विधि कहलाती है, जो सभी घरों में आमतौर पे काम में लेते हैं। लेकिन डिस्कस करेंगे इसमें एक बार का कि यह विधि बढ़िया है या नहीं है। तो सर यह विधि बढ़िया नहीं होती। क्यों नहीं बढ़िया होती, क्योंकि इसमें घी का 75 to 80% घी ही प्राप्त हो पाता है जी, प्राप्त हो पाता है। क्यों प्राप्त हो पाता है, इससे क्या दिक्कत है। तो आप सभी समझदार हो कि मान लो आपने मक्खन लिया, मक्खन को क्या करोगे, गर्म करोगे, गर्म करने के बाद ऊपर क्या किसकी लेयर आएगी, छाछ है उनकी लेयर आएगी, उसको बाहर फेंक दोगे, फिर वापस उसको और गर्म करोगे, फिर और लेयर आएगी। तो उस लेयर के साथ में छाछ मट के साथ में जो पदार्थ जा रहा है वो वसा तो जा रहा है। इसीलिए क्या है कि अपना इतना ही शुद्ध घी है वो
प्राप्त हो पाता है और पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता, ठीक है ना। इसीलिए यह विधि अपने बढ़िया नहीं मानते। दूसरी विधि की बात करूं तो वो है सतत विधि। सतत विधि, इसमें एक ही बात याद रखनी है, यह कहां से विकसित है, NDRI करनाल। तो NDRI करनाल से कौन सी विकसित है, सतत विधि है। इस विधि का क्यों नाम लिया गया, क्योंकि इसका काम अभी आपने को पड़ेगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट विधि है जो सुपरवाइजर में पूछी हुई है कि कौन सी विधि किसमें काम में लेते हैं, और उसका क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए अपने इस विधि की बात करेंगे अभी, ठीक है। बात करते हैं तीसरी विधि। तीसरी विधि है घी बनाने की पूर्ण स्तरण विधि। इंपॉर्टेंट है, याद करनी पड़ेगी, लेकिन याद क्या करना है वो देखो आप। पहला क्वेश्चन जो सुपरवाइजर में पूछ लिया था कि घी बनाने की पूर्ण स्तरण विधि कहां से विकसित है, तो यह थी जब NDRI कहां पे थी, बेंगलोर के अंदर थी, बेंगलोर। तो डायरेक्ट इसका आंसर ये नहीं होगा कि NDRI करनाल, बिल्कुल गलत होगा जी, ठीक है ना। आपको आंसर देना पड़ेगा NDRI करनाल के द्वारा यह विकसित थी। उसके बाद में बात करते हैं कि यह विधि थी तो क्या थे इसमें, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि दोहरी परत का बर्तन लिया था, इस प्रकार का, ये लो जी, दोहरी परत का बर्तन। इस प्रकार दोहरी परत का क्या लिया था, एक बर्तन लिया था। अब इसके अंदर क्या है कि एक तो आपको याद रखना तापक्रम, तापक्रम कितना 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड। एक आपको याद रखना समय, समय कितना 30 मिनट। दो चीजें आपने याद रख ली। अब ये जो दोहरी परत का जो बर्तन है, यहाँ पे क्या डाल देंगे, यहाँ पे डालते हैं जी गर्म पानी, ठीक है ना। ये जो गर्म पानी है, गर्म पानी, इस पानी का टेम्परेचर कितना है, ये रहा 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके अंदर क्या डाल देंगे, मक्खन डाल देंगे, ठीक है ना। अब जो मक्खन डाल दिया इसमें 3 लेयर बन जाएगी, परत बन जाएगी इस प्रकार की, ठीक है। पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत। पहली परत है ये किसकी रहेगी, यह रहेगी मठ या छाछ। दूसरी परत क्या रहेगी, प्योर वसा रहेगी इसके अंदर। और तीसरी जो परत है ये किसकी रहेगी, यह क्या होगी, अशुद्धियां, अशुद्धियां या छाछ। मतलब कुछ भारी अशुद्धियां पेंदे में रह जाती है, या फिर कुछ राख या जिसे ऐस कहते हैं, जला हुआ पदार्थ कहते हैं, वो इसके नीचे रह जाएगा, या फिर कुछ और अशुद्धियां हैं, ठीक है ना, वो रह जाती है। लेकिन जैसे ही मान लो आपने मक्खन इसके अंदर डाला, इतना टेम्परेचर दिया, 30 मिनट तक क्या किया, उसको रख दिया, तो ये जो वसा मिलती है इसको आप क्या कर लोगे, प्राप्त कर लोगे। अब इस वसा को प्राप्त करने के बाद में कुछ समय तक 110 से 120 डिग्री तापक्रम पर क्या कर लोगे, वापस गर्म कर लोगे, और फिर जो आपका निर्माण होगा वो बढ़िया और उपयुक्त घी का निर्माण हो जाएगा। और सबसे ज्यादा यही विधि अपनाई जाती है जो आप डेयरी फार्म से या बड़ी जो जितनी भी डेयरी हैं जो घी बनाती है वो इसी विधि से घी बनाती है। और यह घी लंबे समय तक खराब भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसको उपयुक्त तापक्रम पर गर्म किया जा रहा है और निश्चित समय, ठीक है ना। इसीलिए यह विधि क्या सबसे ज्यादा काम में ले जाती है। चौथी विधि की बात करते हैं, क्रीम से घी बनाना। पांचवी विधि की बात करेंगे, मक्खन से घी बनाना, मक्खन से घी बनाना। अब ये जो दोनों विधियां, इसमें बस एक ही लाइन आपको याद रखनी है, वो लाइन याद रखनी है टेम्परेचर की। टेम्परेचर मतलब क्रीम एक छोटा शब्द है, मक्खन के मुकाबले क्रीम क्या है, छोटा। तो तापक्रम कितना कर देना, कम कर देना, कितना कम, 110 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना तापक्रम आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, 115 से लेके 120 डिग्री सेंटीग्रेड, बस इतना सा तापक्रम का फर्क है और कोई ज्यादा इसके अंदर फर्क नहीं है, ठीक है। ये तो थी मुख्यतः जो अपने काम में लेते हैं, ठीक है। और यह विधि क्या है, कम प्रचलित है, कम प्रचलित, ठीक है। क्योंकि मुख्यतः अगर व्यवसायिक तौर पे कोई भी काम में लेता है तो क्रीम द्वारा ज्यादा वो घी बनाकर बेचता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं
कुछ मान की जहां से इंपॉर्टेंट एजुकेशन आएगा ही आएगा, और सुपरवाइजर में तो पूछा हुआ है, जेट में भी ध्यान देना। और ये जो 5 लाइनें हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है घी के अंदर, अब तक पढ़ा है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये 5 लाइनें। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इसमें से पूछेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं घी का कृष्णर मान, घी का कृष्णर मान। दूसरी बात करते हैं घी का रिचर्ड माइसल मान, माइसल मान। तीसरी बात करते हैं घी का ओलिक मान। चौथी बात करते हैं घी का पोलेस्की मान। इसमें भी अलग रहेगा गाय का और भैंस का। लास्ट बात करते हैं अपने घी का साबुनीकरण मान, साबुनीकरण मान। यह भी अलग रहेगा, गाय का अलग, भैंस का अलग, दोनों का अलग अलग रहता है। देखो कौन से मान कितने होते हैं, बात करते हैं अपने सबसे पहले। सबसे पहले अपने बात करते हैं घी के कृष्णर मान की। तो घी का कृष्णर मान कितना होता है, 20 से 25 होता है जी, ठीक है। घी का रिचर्ड माइसल मान होता है 26 से 28 होता है। इसका कोई भी इकाई नहीं है, डायरेक्ट पूछेगा और डायरेक्ट इसके मान है। उसके बाद में ओलिक मान होता है जी 0.15% से 0.15% से कम होगा। 1.5% से कम। उसके बाद पोलेस की मान, गाय के घी का पोलेस की मान 1.5 से 2.5 होता है जी, ठीक है ना। और भैंस के घी का 1.5 से 1.75 होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं साबुनीकरण मान। गाय के घी का साबुनीकरण मान 222 से 226 होता है, और ये पिछली बार सुपरवाइजर में एक बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। और भैंस के घी का जो मान होता है 26 है ये, ठीक है ना। भैंस की घी का साबुनीकरण मान होगा 226 से 234। तो दोस्तों ये जो पूरा पार्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको आराम से पूरा नोट कर लेना अच्छे से। इससे बाहर क्वेश्चन आपका कोई भी नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में बात करेंगे। धन्यवाद।